आज हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी कोई को मेरा नमस्कार। छात्रों, हम लोग केस टेकिंग के इस लंबे यात्रा में काफ़ी बातों को हम लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है। आज हम लोग केस टेकिंग का एक एट्रीब्यूट्स को देखने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें पहले भी मैं बता चुका हूँ और बहुत सारी बातें आज इसके साथ में दोहराया जाएगा और बहुत सारी नई बातें भी निकल करके आएगा। लेकिन अपने माइंड को मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप जाते हैं सामने में रणभूमि में जाते हैं तो पहले एक रणनीति तैयार करनी होती है कि मुझे कैसे और मेरा दायरा क्या होगा, मेरा अधिकार क्या क्षेत्र होगा और मेरी सीमाएं क्या होंगी। ठीक है ना, अधिकार, दायरा और सीमा। ठीक है, ये तीनों का बहुत अच्छा से अगर आपके इस बात में समझ में आ जाता है तो यह केस टेकिंग का जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर एक रोगी आपके सामने में एक चैलेंज बन करके आता है और चैलेंज बन करके आता है। उस समय में हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ये ख़त्म करें और क्या पूछें क्या नहीं पूछें, एक समस्या बन जाता है। इसके बावजूद कि आपके पास में पूरे ऑर्डर और पूरा ज्ञान हो, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग इसके विशेषता को, केस टेकिंग के महत्व को, साथ में इसको करने में सरलता, हमारे उस समय हम ज़्यादा टेंशनाइज नहीं हो जाएं, उस समय में हमें कोई समस्या में ना आ जाएं और हमारी केस टेकिंग बीच में ही अवरुद्ध न हो जाए। इसके लिए हम लोग आज जानने का एक फाइनल एनालिसिस करने के लिए चलते हैं और ये हमारा एट्रीब्यूट्स होगा केस टेकिंग के लिए। सबसे पहले तो हमें इस बात को दिमाग में लेकर के चलना होगा, केस टेकिंग चाहे कुछ भी कैसे भी पूछ रहे हैं, कैसे भी लक्षण आ रहा है, रोगी बता रहा है और हम पूछ रहे हैं, दोनों बात होता है। रोगी बताता है और हम पूछते हैं, तो हमारे बताने और हमारे पूछने के बीच में हमारा एक उद्देश्य होता है कि जो भी लक्षण मिले, जितना भी लक्षण मिले, मैं कह रहा हूँ जो भी लक्षण मिले और जितना भी लक्षण मिले, ये बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि 10 लक्षण मिलेगा, 10 हो सकता है कि 20 लक्षण मिलेगा, हो सकता है कि 4 लक्षण मिलेगा, लेकिन जितना भी लक्षण मिलेगा वो सभी लक्षण में एक बात होनी चाहिए। लक्षण कहने के पीछे में हमारा ये उद्देश्य होगा, हमें यह होगा कि लक्षण हम उसी को कहेंगे और उसी को मानेंगे और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे जो कि अपने आप में कंप्लीट है। लक्षण के कंप्लीटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट विषय होगा। हमारा लक्ष्य जो है केस टेकिंग का वह कंप्लीटनेस ऑफ सिम्टम्स है ना। कंप्लीटनेस के मतलब में हम लोग आता है लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज और कॉन्कॉमिटेंट। इसमें 3 की प्राथमिकता तो जरूर होगी, लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज, है ना। और जिस लक्षण में यह मिल जाता है उस लक्षण को हम लोग कंप्लीट सिम्टम्स को मानेंगे। जिस लक्षण में यह नहीं मिलता है उसको इनकम्प्लीट रख करके उसे पूरा करने का प्रयास अंत तक करेंगे, है ना। उसका पूरा करने का प्रयास अंत तक करेंगे जिससे कि वह कंप्लीट हो जाए। आप जब रिपर्टोरियल प्रिंसिपल्स को देखिएगा तो 2 प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है ग्रैंड जनरलाइजेशंस और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर। ग्रैंड जनरलाइजेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर। ग्रैंड जनरलाइजेशंस का में हम लोग एनालॉजी के हिसाब से, समानता के आधार पर हम लोग लक्षणों को कंप्लीट करते हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। क्योंकि केस टेकिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। केस टेकिंग क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो केस टेकिंग में ये थ्योरी को हम प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा थ्योरी पर डिपेंड नहीं होते हैं, और थ्योरी पर डिपेंड नहीं होने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर भी मान सकते हैं। तो हमें जब केस टेकिंग करते होते हैं तो जो लक्षण हमें पूरे मिलते हैं और जो लक्षण पूरे नहीं मिलते हैं, ये दोनों
दोनों बात को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये लक्षण पूरे नहीं हुए। तो क्या यह जो अधूरे लक्षण है, क्या यह पूरा किया जा सकता है ना? ये सवाल हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये जो लक्षण पूरे नहीं है, क्या उसे हम पूरा कर सकते हैं? अगर यह पूरा कर सकते हैं तो पूरा करने का प्रयास करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग यूं ही छोड़ देंगे, वह हमारा लक्षण नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? और दूसरा, क्या इन एक लक्षण के आधार पर हम कई एक लक्षण के आधार पर एक लक्षण बना सकते हैं ग्रैंड जनरलाइजेशन के आधार पर? यह भी प्रयास करना है। हो सकता है कि अधूरे अधूरे कई एक लक्षण मिले और सभी को मिला करके हम एक जनरल लक्षण बना लें, है ना? उसको कंबाइन करके, एनालॉजी के हिसाब से कंबाइन करके, या यहाँ का लोकेशन है, यहाँ का सेंसेशन है, यहाँ का मॉडलिटी है, तीनों को मिला देंगे तो एक संपूर्ण बात हो जाएगा, जो कि ग्रैंड जनरलाइजेशन को बनाने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि ह्यूमैनिटी, लाइफ, इंडिविजुअलिटी में सभी कुछ समाहित है। तो ये चीज को दिमाग में रखना होगा। इनकम्प्लीट लक्षण और कंप्लीट लक्षण, और उसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर, ये दो बात हमारा रिपोर्टरी का उद्देश्य है। हमारा केस टेकिंग दवा को सिलेक्ट करने में दो बात होता है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जनरल सिम्टम्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये प्राथमिकता देनी है, इन दोनों के लिए हमें प्राथमिकता देनी है, और प्राथमिकता देने के लिए हमें इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा, ये दोनों लक्षण जो है सो हमें मिल जाए। तो पहला एट्रीब्यूट्स ये है आपका कि आप केस टेकिंग करते समय में लक्षणों के कंप्लीटनेस और उसके इनकम्प्लीटनेस और उसके क्लासिफिकेशन के पास में पहुंच जाएं। हम लोगों ने लक्षणों के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देखे हैं। आप उस क्लासिफिकेशन में वह कहाँ बैठता है, उस क्लासिफिकेशंस में, लक्षणों के क्लासिफिकेशंस में वह कहाँ बैठता है, जब आप केस टेकिंग कर ले रहे होते हैं या समाप्त कर चुके होते हैं, उस दौरान यह आपके पास में समय होना चाहिए कि आप अपने उस सभी जो मिल गए हैं, क्योंकि बात रोगी चला जाएगा तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकिएगा। तो रोगी के समय में बैठने में, एंड ऑफ द केस टेकिंग में या मिडिल में या बीच में एक ठहराव डाल करके आप लक्षणों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं, और इसको कंप्लीटनेस को करने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो छात्रों, एक बात का हमेशा हमें कंप्लीटनेस को दिमाग में लेके चलिएगा। ये हमारा उद्देश्य होगा, हमारा लक्ष्य होगा कि हमें कंप्लीटनेस की ओर जाना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर की ओर जाना है, हमें पिक्युलरिटी की ओर जाना है ना? बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन सभी में मिलेंगे, हमको उसको सुनना है, ध्यान से सुनना है, और क्या उसमें पिक्युलरिटी है कि नहीं, क्या उसके अंदर में जनरल बनने की संभावना है कि नहीं, क्या वह कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बनने की संभावना है कि नहीं, इन सभी बातों को हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। यही आपके केस टेकिंग के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला एट्रीब्यूट्स आपका यही होना चाहिए कि सिम्टम्स आपका कंप्लीट है। यह केस टेकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, आप इसको पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा बात जो है, जो हम लोग दूसरा एट्रीब्यूट्स हुआ है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि एक के बाद में दूसरा। रोगी हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको कभी भी नहीं बताएगा, है ना? रोगी का जैसे जैसे उसको याद आता है या जैसे जैसे आप पूछते हैं तो वह सामने में उभर करके आता है। तो उसमें क्रोनोलॉजी का ऑर्डर, मैंने एक के बाद दूसरा जो होता है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना? कैसे उसका जीवन में बीमारी का आगमन हुआ, कैसे उस बीमारी का जीवन में विकास हुआ, कैसे उस बीमारी का के कारण रोगी को कष्ट हुआ, कैसे उसके साथ में और भी कष्ट आए, कैसे आए और कैसे वह इलाज का व्यवस्था करता चला गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें समझना होगा, है ना? और ये क्योंकि क्रोनोलॉजिकल के ऑर्डर रोगी चले जाने के बाद में आपको नहीं मिल पाएगा, है ना? हो सकता है उसको वेरीफाई करने के लिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि ये सारे चीज़ हैं, केस टेकिंग करने के पश्चात आपको वेरिफिकेशन का काम करना होता है कि क्या मैंने अपना काम को पूरा कर लिया हूँ कि नहीं।
मेरा केस टेकिंग कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो कंप्लीट होने के पहले आपको ये चीज़ को जानना होगा कि मेरा काम कितना अधूरा रह गया, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खास करके रोगी के रोग विकास में और रोग को ठीक होने में भी, है ना, रोग के ठीक होने में भी, क्योंकि आप जानते हैं रोग ठीक होना एक नियम के अनुसार फॉलो करता है, एक नियमानुकूल होता है। माने रोग क्यूरेटिव जा रहा है, पैलिएटिव जा रहा है, सप्रेसिव जा रहा है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जब फॉलो अप करने लगेंगे तो यह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है सो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस होगा, है ना, क्योंकि कहा गया है, और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में कहा गया है कि लक्षण का एक के बाद में दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं, और जब उसका क्यूरेटिव वे में जाता है तो वो रिवर्स वे में जो बाद में आया था वह पहले आ रहा है, उसके बाद में वो आ रहा है, और सबसे अंत में ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जानकारी नहीं होगी तो आप लक्षणों का रिवर्सल भी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। और जब एक बीमारी में उसके नहीं समझ पाइएगा, आपका क्यूरेटिव में की ओर जा रहा है या मिक्स्ड माइल्ड में जा रहा है या कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जा रहा है, कैसे समझिएगा, क्योंकि इतिहास जानना जरूरी होता है। और इतिहास में भी हम लोग उसका वर्ष जानते हैं कि कब कौन हुआ, कैसे हुआ। तो कब, क्यों, कैसे के लिए हमें इतिहास चाहिए, और इतिहास जो है तो क्रोनोलॉजी में होता है, और क्रोनोलॉजी आपको एक गाइडेंस होता है आपको आगे का स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आगे का दवा का व्यवस्था करने के लिए आपका एक बहुत बड़ा आधार बनता है इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के माध्यम से, ठीक है ना। तो हम लोग क्रोनोलॉजी को दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात जो क्रोनोलॉजी में आता है वह आपको कई एक सवाल इसके साथ में जुड़ जाते हैं। एक सवाल यह भी जुड़ता है कि क्या ये हम जो दवा दिए हैं आगे आने के समय में ये दवा नया लक्षण आया कि पुराना लक्षण आया, है ना, और कब आया। दवा देने के बाद में आपके कोई नए चीज दिखलाई पड़ते हैं जो कि वर्तमान में जब आप फर्स्ट विजिट में पेशेंट आया था तो उस समय में नहीं था, और बाद में आता है तो रोगी कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए ये नया है। तो नया की पहचान आप तब कर पाएंगे कि नया है कि पुराना है जब आप केस रिकॉर्ड में देखिएगा कि वह पहले से था कि नहीं था, और कितने समय पहले था, वह कब आ गया। तो आपको लगेगा कि ये हमारा डिजीज का जो क्यूरेटिव लेवल है, क्योर का लेवल हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। क्योर के लेवल पर पहुँचने के लिए आप उसके डिजीज के क्योर के लेवल पहुँचने के लिए ये पूर्व इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। दूसरी चीज क्रोनोलॉजी में यह भी आता है कि आप जो रोगी के कष्ट होते हैं, जो वर्तमान में कष्ट है, ये तो पास्ट की बात मैंने कहा, जो वर्तमान में जो कष्ट होते हैं, जो मेंटल स्टेट होता है, इसमें भी एक क्रोनोलॉजी फॉलो करता है। वर्तमान का कष्ट जो है उसमें भी चीफ कंप्लेंट्स के बाद में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, और उसके बाद में आता है एक एसेसरीज कंप्लेंट्स। तो कौन सा लक्षण मुख्य है ना, कौन सा लक्षण मुख्य है, कौन सा लक्षण उसका एसोसिएटेड है, और कौन सा लक्षण उसका एसेसरीज है ना। उसका लिए उसके बिना भी चल सकता है, रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन चीफ कंप्लेंट्स तो पहला आपका केंद्र बिंदु है ना, फंडामेंटल पॉइंट है ना। तो फंडामेंटल को डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पर है। रोगी का कष्ट फंडामेंटल नहीं होता है, रोगी का कष्ट जो है तो फंडामेंटल नहीं होता। फंडामेंटल तो वह होता है जिसके कारण कि उसको कष्ट हो रहा है। फंडामेंटल उसको कहते हैं जिसके कारण रोगी को कष्ट हो रहा है। तो ये हमको क्रोनोलॉजी में अगर आप देखिएगा सारे लक्षण लेने के बाद में आप देखेंगे कि प्रधानतः मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपके कोई रोगी आए और रोगी बताया कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गया है ना, और उसके साथ में उनके और भी कई एक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उनके स्किन में इरप्शंस हैं, उनके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ हैं। तो इसमें चीफ कंप्लेंट्स कौन हुआ? स्किन का स्पॉट्स हुआ, उसका लंग्स का प्रॉब्लम हुआ, स्किन का इरप्शंस हुआ, या उसका डाइजेस्टिव प्लान हुआ।
चीफ कंप्लेंट्स वह होता है जिसको जो कि और अन्य कष्ट को भी मेंटेन करता है। चीफ कंप्लेंट्स वह होता है जिसको कि अन्य कंप्लेंट्स भी मेंटेन करता है। तो हमें ये चीज को देखना पड़ेगा, चीफ कंप्लेंट्स कौन है, किस पर ये व्हाइट स्पॉट्स निर्भर है, क्या सांस फूलने पर निर्भर है, या क्या हम स्किन डिजीज पर निर्भर है, या क्या इस पर निर्भर है। तो हमें यहाँ पर क्रोनोलॉजी देखिएगा कि कौन पहले आया, कौन पहले आया। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पहले से आया हुआ है, तो आधार तो वही है। पेट का गड़बड़ बराबर बहुत दिन से रहते उसके शरीर में स्किन इरप्शंस हुआ, स्किन इरप्शंस होने के बाद में उसको सांस फूलने लगी, और सांस फूलने का इलाज कराते उसको अभी वर्तमान में, तो ये आपका एक्सट्रीम ये व्हाइट स्पॉट्स जो है सो जनरलाइज्ड पैथोलॉजी के रूप में चला आया है। लेकिन जो बेस है वो तो आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को जिसको कहते हैं ऑब्स्टैकल टू क्योर, आप पढ़े हैं ना, ऑब्स्टैकल टू क्योर, रोग होने के ठीक होने में क्या मदद करता है, क्या रुकावट होता है ना, रोग के ठीक होने में कौन सा बात है जो रुकावट होता है। तो इसके जब तक पेट को आप नहीं ठीक कर दीजिएगा तो ऑब्स्टैकल टू क्योर कैसे होगा, है ना। तो ये जो है सारे कष्ट एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जब लिंकिंग है, शरीर है तो सारा ऑर्गन लिंक है, और शरीर में रोग है तो रोग भी सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन कौन किस पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, कौन सा लक्षण किस पर प्रभाव डाल रहा है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। कौन सा लक्षण ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा है, कौन सा लक्षण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा लक्षण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये समस्या हमारा है। और यह निर्धारण हम रोगी से पूछ करके इसको कंप्लीट करते हैं। यह केस टेकिंग का परिणाम स्वरूप आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलता है। केस टेकिंग के परिणाम स्वरूप आपको कंप्लीट सिम्टम्स मिलता है। ये दो बात हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है केस टेकिंग का, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है कंप्लीटनेस ऑफ द सिम्टम्स एंड देन द कंप्लीटनेस ऑफ द क्रोनोलॉजी, है ना। अधिकांश पेशेंट पुरानी बात को भूल जाते हैं, क्रोनोलॉजी को एस्टैब्लिश करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बता रहा हूँ। पुरानी बातों को समझना, याद रखना बहुत मुश्किल होता है। जो बहुत समय में पहले था वह बहुत समय में याद नहीं रहता है, लेकिन बीच बीच के लिंकिंग फैक्टर होते हैं, बीच बीच को लिंक करने वाले फैक्टर होते हैं। कोई बचपन का बात याद है, जवानी का बात याद है, इस समय का बात याद है, तो उस सारे लिंकिंग फैक्टर्स को हमें इकट्ठा करके हम लोग दोनों को मिला करके बीच के क्रोनोलॉजी को एस्टैब्लिश करते हैं। तो यह बहुत तरीका है जो धैर्य के साथ में आप केस टेकिंग कीजिएगा, आप पेशेंस के साथ में रोगी के साथ बैठिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, तो यह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मिल जाएगा। मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, इस बात को ज़्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूँ, यह बात जो है सो आपको यह निर्धारित कर देगा कि हमें हमारा रोग ठीक करने के लिए हम कौन सा प्लान अख्तियार करें, हम कैसे टोटलिटी का रचना करें, टोटलिटी का गठन कैसे हो, है ना। टोटलिटी का गठन कैसे हो, टोटलिटी का गठन का तो एक ही आधार होता है, उसका कंप्लीट पिक्चर जो कि बतला देगा, है ना। तो कंप्लीट पिक्चर तो तब होगा जबकि उसमें क्रोनोलॉजी होगा, कंप्लीटनेस होगा, सिम्टम्स होगा। ये दोनों चीज मिल करके आपको कंप्लीटनेस भी बन जाता है और आपका क्रोनोलॉजी भी बन जाता है। और क्रोनोलॉजी एक माला के समान होता है, जो कि एक माला में सारे चीज को गूंथ करके आप फूलों को माला में गूंथते हैं तो एक माला बन जाता है। वही हमारा टोटलिटी भी बन जाता है, वही हमारा कंप्लीट सिम्टम्स बन जाता है, वही हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कंप्लीट सिम्टम्स को यह भी हम लोग कहते हैं कि इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, यह आपकी समझ होती है। क्योंकि मेंटल सिम्टम्स में कहते हो कि लोकेशन कहाँ देखेंगे सर, मेंटल सिम्टम्स बिना कहा कि 9th एफॉरिज्म में कहा है डॉक्टर हेनीमैन ने, 9 इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, 9th एफॉरिज्म को याद कीजिए। वहां पर एक लाइन है इनड्वेलिंग, इनड्वेलिंग मतलब माइंड कहाँ जहाँ रहता है, ड्वेल करता है ना, वास करता है, जहाँ पर वह रहता है
उसका आवास कहाँ है, माइंड आपका आवास कहाँ है। इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, कहा कि आप हर एक समय में मन कहीं ना कहीं होगा। जैसे अभी क्लासरूम में बैठे हैं तो अपने लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आपका मन कहाँ होगा, अभी इस क्लासरूम में होगा। अगर मन नहीं लग रहा होगा तो आप जहाँ होगे वहां पर आपका मन होगा। वह लोकेशन हो गया माइंड का। माइंड का लोकेशन जो है सब फ्लेक्सिबल है, एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है, तो लोकेशन तो है ना, लोकेशन तो है यहाँ पर। तो माइंड को में कहेंगे कि लोकेशन कैसे देखेंगे सर, लोकेशन तो मिलता ही है। आप कहाँ पर रह करके, पेट के दर्द में लोकेशन है, पेट में दिमाग अटका हुआ है, छाती में दिमाग अटका हुआ है, अपने पुराने ख्यालों में दिमाग अटका हुआ है, कहीं ना कहीं तो जरूर अटका है। जहां अटक गया वो उसका स्थान है। अटकना क्या, वहां रह रहा है, टेम्पोररी रह रहा है या परमानेंट रह रहा है, गेस्ट हाउस के रूप में रह रहा है या उसका नेटिव प्लेस है, लेकिन है तो रह रहा है ना। आप लोग भी घर से निकलते हैं तो कहीं किसी होटल में जाके ठहरते हैं तो वो उस समय में इनड्वेलिंग हो जाता है, वहां पर ड्वेलिंग प्लेस हो जाता है। तो ये जो अवस्था है हम लोगों को समझने में काफी सहूलियत देगा, आपको रोग को समझने के लिए, रोगी को समझने के लिए। तीसरा पॉइंट है द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का चक्कर बहुत बड़ा नहीं है। सब्जेक्टिव जो कि हम लोग हमेशा से समझते हैं वह है कि जो वास्तव में पेशेंट कॉन्शियस है, जिसके पीछे में, जिसके लिए रोगी वास्तव में समझ रहा है, वास्तव में उसके लिए उसकी चेतना है, उसके साथ में वह जुड़ा हुआ है, उसके साथ में उसका माइंड एसोसिएट हो गया है, वह कॉन्शियस सिम्टम्स कहलाता है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स कहलाता है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स जिस चीज के साथ में माइंड चिपक जाता है, जिसके साथ में माइंड चिपक जाता है वह आपका कॉन्शियस होता है, क्योंकि माइंड में वह बार बार घूमता रहता है और उसे बताने के लिए वह प्रेरित करता है। ये सब्जेक्टिव, इसलिए सब्जेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर हम लोग लक्षण के कंप्लीटनेस में एक बात का और ध्यान में रखता है कि कहाँ तक माइंड एंड बॉडी एक साथ में है, और अगर माइंड एंड बॉडी एक साथ में है तो आपके लिए महत्वपूर्ण स्थिति है, और माइंड एंड बॉडी अगर सेपरेटेड है तो वह बीमार की अवस्था है। अगर यूनिफाइड माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका बीमारी ठीक हो रहा है। माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। माइंड एंड बॉडी अलग अलग काम कर रहे हैं, माइंड अलग सोच रहा है, बीमारी अलग सोच रहा है, तो ये और भी इनक्योरेबल स्टेट हो जाता है ना। आप कहते हो कि मेरे को मीठा खाना अच्छा लगता है, माइंड कह रहा है मीठा खाना है, शरीर कहता है मीठा खाओगे तो तुम्हारे पेट में मैं जलने लगूंगा। तो यहाँ तक क्या हुआ, माइंड एंड बॉडी सेपरेटेड है ना। तो माइंड एंड बॉडी सेपरेटेड है, जो मीठा में जलन हो रहा है ये तो आपका ऑब्जेक्टिवली आ रहा है, लेकिन जो सब्जेक्टिवली है वह आपका मीठा खाना पसंद है। बात आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो किस चीज से वह कह रहा है कि मीठा खाना अच्छा लग रहा है और मीठा खाना से कष्ट बढ़ रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारी, ठंडा का हवा चाहिए, लेकिन जब ठंडा में हम सोते हैं तो हमको सर्दी लग जाती है। ठंडा हवा चाहिए, ठंडा में सोते हैं तो सर्दी लग जाती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेट जब देखिएगा तो वह आपके लिए बड़ा विचित्रता का अवस्था होता है। बड़ा क्यूरेटिव के लिए सिम्टम्स के पॉइंट से, सिम्टम्स के इम्पोर्टेंस से यह जो विचित्रता जो है सो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो विचित्रता ऐसे ही बनता है। विचित्रता कोई अपने से बना हुआ नहीं आता, विचित्रता परिस्थितिवश विचित्र हो जाता है, परिस्थितिवश विचित्र हो जाता है। कोई भी चीज पहले से विचित्र नहीं होता है, दुनिया में सभी कुछ तो है ही ना, लेकिन वह कैसे प्रेजेंटेड होता है, कैसे वह आता है, कैसे वह आपके शरीर में रहता है। एक आपका ध्यान आकर्षित करके रहता है और एक बिना ध्यान आकर्षित करके। आपको लाख मना किया जाता है कि मीठा मत खाओ, लेकिन आप चोरी करके मीठा खा लेते हो, है कि नहीं। लाख मना किया जाता है, डॉक्टर देख रहा है कि आपका कष्ट बढ़ जाता है और आपको मना किया जाता है, लेकिन आप छिपा करके आप मीठा खा लेते हो। ये एक जो अवस्था है आपको सेपरेशन ऑफ द माइंड, एंड सेपरेशन ऑफ द माइंड जो है सो विद द बॉडी, ये आपको बहुत जगह पर ऑब्जेक्टिविटी की ओर ले जाता है।
और ऑब्जेक्टिविटी जो है सो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहलाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो कि ना माइंड उसमें समझ रहा है ना बॉडी समझ रहा है, दोनों नहीं समझ रहा है, माइंड को भी ध्यान नहीं है वहां पर, बॉडी के, ये नेग्लेक्टेड ऑब्जेक्टिव है ना। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी बनाइए तो बनता चला जाएगा, ये नेग्लेक्टेड ऑब्जेक्टिविटी है जिसको कि अनकॉन्शियस ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। इसका प्रेजेंस है लेकिन आप वाकिफ नहीं है, आप देख रहे हो, आप चूंकि आप दर्शक हो, है ना, चिकित्सक एक दर्शक है, उसका अटेंडेंट एक दर्शक है, वो बताता है, वो देखते हैं, नेग्लेक्टेड, इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। बिना कष्ट के आपके साथ में प्रेजेंट है, बिना कष्ट के साथ में आपके साथ में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छिपे छिपे है, चुपे चुपे है, हाँ, यह अपने आप में यूनिक नहीं हुआ, यूनिक है। और यह सबकॉन्शियस माइंड के सिम्टम्स आपके रोगी के गेस्चर्स के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, उसके हाव भाव के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, या नहीं तो उसके शरीर पर कहीं पर दाग के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, या शरीर के कहीं पर वो बिना कोई ध्यान में आए हुए वह दिखलाई पड़ते हैं। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर हमारा बड़ा महत्व होता है। हम जब जीव रोगी से देखते हैं तो दो ही तरह की बातें मिलती हैं, या तो सब्जेक्टिवली मिलता है या नहीं तो ऑब्जेक्टिवली मिलता है। तो ये मैं ये बात को एट्रीब्यूट्स के अंदर में इसलिए रख रहा हूँ कि यह जो है सो आपको क्वेश्चनिंग के पैटर्न को डिसाइड करने में मदद करेगा, क्वेश्चनिंग के पैटर्न को डिसाइड करने में, समझने में आपको बहुत ही मदद करेगा। इस बात से के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, बी कॉन्शियस अबाउट द केस टेकिंग, बी कॉन्शियस, रिमेन, उस समय में सतर्क रहिए। ये सब कॉन्शियस का कि कई एक चीज को दिमाग में एक साथ लेकर के चल रहे हो, कंप्लीट करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेना है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स लेना है, ऑब्जेक्टिव की जानकारी होनी चाहिए, ये सारे चीज जो है सो एक साथ आनी चाहिए, ये सारे चीज एक साथ आनी चाहिए। तो ये जाकर के आपका एक महत्वपूर्ण कंप्लीटनेस का जानकारी देता है। कंप्लीटनेस ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों मिल करके कंप्लीटनेस आता है ना। कंप्लीटनेस में भी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी मिल करके आता है। जैसे मैंने बताया ना कि ठंडा लगना, ठंडा पसंद करते हैं, हवा, ठंडी हवा चाहिए, लेकिन ठंडी हवा में कष्ट बढ़ जाता है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट कैसे होगा? कंप्लीट स्टेटमेंट कैसे होगा? कंप्लीट स्टेटमेंट होगा कि डिजायर फॉर द कोल्ड अफेयर बट इट एग्रवेट्स, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। डिजायर फॉर द कोल्ड, ठंडा के लिए अच्छा लगता है लेकिन इससे कष्ट बढ़ जाता है। मीठा खाना क्रेविंग है, बहुत ही पसंद है, लेकिन इससे पेट में जलन होता है, इससे डायबिटिक शुगर जो है तो लेवल बढ़ जाता है ना। चिंता करना चाहता है, चिंता इनके जीवन का व्यवस्था है, इनको चिंतित रहना बाध्य हो जाते हैं क्योंकि इनके सामने में परेशानी है, लेकिन उस चिंतित रहने से इनके कष्ट को आराम नहीं मिलता है, इनके कष्ट जो है सो और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये सब जो है सो और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ में मिल गए हैं, है ना, एक साथ में इकट्ठे हो गए हैं, और इकट्ठे होकर के ये कंप्लीटनेस का बात होता है। अगर खाली कहेंगे मीठा खाना अच्छा लगता है तो ये कंप्लीट नहीं हुआ सर। मीठा खाना अच्छा लगता है और अगर वो टॉलरेट कर जाता है, उसे कुछ नुकसान नहीं होता, उसे लाभ होता है, तो ये अकेला मीठा खाना डिजायर क्रेविंग में आ जाएगा। लेकिन अगर खाता है और एग्रवेट करता है तो दोनों रूब्रिक्स को आपको लेना पड़ेगा, स्वीट्स डिजायर एंड स्वीट्स एग्रवेट, दोनों दो रूब्रिक्स आप लेंगे, तो दोनों में जो कॉमन मेडिसिन होगा वह आपके लिए एक सिचुएशन बनेगा। दो रूब्रिक्स को मिला करके आप एक सिम्टम्स यहाँ पर बना रहे हो। तो ये चीज को हमें दिमाग में रख करके आगे चलना है, कंप्लीटनेस ऑफ द सिम्टम्स को। देन है जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स को हम लोग जनरल में और पर्टिकुलर में, और मैंने कहा एनालॉगी के हिसाब से हम लोग सिम्टम्स को जनरल और पर्टिकुलर में कन्वर्ट करते हैं। और एनालॉग को माने तुलनात्मक ढंग से जो समान है जुड़ सकते हैं
उनको हम लोग जनरल सिम्टम्स बनाते हैं। जनरल सिम्टम्स में आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा सिम्टम्स उसको मैं से कहता है। मैं, आई, मैं, मुझे, मैं, आई लाइक स्वीट्स, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई एम एंग्शियस, आई एम गेटिंग एंगर, आई एम वीपिंग। आंख नहीं रोता है, मुंह नहीं रोता, कान नहीं रोता है। यू आर क्राइंग, you are becoming angered, you are becoming sympathetic. So all mental generals are symptoms are general, है ना? All mental, particular, I like to sleep on the back side, I like, मैं चाहता हूँ कि पीठ के बल सोऊं, मैं पेट के बल सोऊं। I like to be fan, मुझे पंखा चाहिए। I like, मैं, मुझे चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो ये पर्टिकुलर क्या हुआ? शरीर को चाहिए, माई को चाहिए। मैं और मेरा, या मैं और मेरा का संबंध है। आप कहते हो ना कि मेरा मोबाइल है, तो आप कहते हो मेरा हाथ है, तो मोबाइल और हाथ तो एक ही हो गया। खाली फर्क यही है कि ये आपके शरीर का अंग है, वह शरीर के बाहर का अंग है। दोनों तो आपका अंग है ना। बिना मोबाइल के तो आप रहते नहीं हो, बिना कपड़ा के तो आप रहते नहीं हो। तो मेरा खाना है, मेरा मोबाइल है, मेरा कपड़ा है, मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरा पैर है, मेरा हाथ, ये शरीर है ना? तो मैं तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। बीमार तो मैं पड़ता है, शरीर तो कष्ट भोगता है, वो स्थल है, जगह है वहां पर कष्ट भोगने के लिए। इसीलिए मैं और मेरा में मेरी स्थिति क्या है वह इंपॉर्टेंट होता है। इस कष्ट के बीच में मेरी स्थिति क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कितना जिंदा हूं। बीमार पड़ने का मतलब हो गया, जीवन का 3 अवस्था मैं मानता हूं। एक होता है स्वस्थ अवस्था, उस समय में मेरे को कोई भी शरीर पर अनुभूति महसूस नहीं होती है, बड़ा जिंदगी आराम से चलता है। एक होता है मौत, उस समय भी जिंदगी से कोई अनुभव नहीं होता है। मरने के बाद भी तो आप नहीं समझिएगा ना। लेकिन जीने और मरने के बीच में, हेल्थ और डेथ के बीच में एक अवस्था है जो कि बीमार की अवस्था है, जिसमें आप आधे रूप से जिंदे हो और आधे रूप से मर गए हो, जिसमें आप थोड़ा सा जिंदा हो और थोड़ा सा मरे हुए हो, और दोनों मिलकर के कितना जिंदा हो और कितना मर गए हो यह निर्धारित करोगे तो वह टोटलिटी बनेगा। तो टोटल जिंदा किस कारण से है? अपनी शक्ति के कारण जिंदा है। शरीर के अंदर में जो एनर्जी है, शरीर के अंदर का जो स्टेटस है, उसके कारण जिंदा है। और बीमार किस कारण से है? उन कारणों से जो कि हमें बाहर के प्रभाव से बीमार है। तो ये जब दोनों को मिला दोगे तब ना वह डिजीज मैन का पोर्ट्रेट बनेगा, है ना? एक बीमार व्यक्ति का पोर्ट्रेट चरित्रण करना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा कि यह इसलिए जिंदा है कि इसके अंदर में इतनी शक्ति है, और यह इसलिए बीमार है कि इसके अंदर में यह कष्ट है। जब टोटलिटी के भाग में आपका यह कॉन्स्टिट्यूशन जो मैटर है, जो कि बदला नहीं है, वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कल मैं बहुत सारा फिजिकल एग्जामिनेशन में बोल रहा था कि उसके आप देखो लंबा है कितना, नाटा है कितना, कितना ये उसका शरीर का ये कैसा अंग है, आंख कैसा है, नाक कैसा है, मुंह, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न है ना। अब इसमें कोई पहले से बदलावट आई नहीं, पहले से कोई बदलाव नहीं। अगर नहीं आई तो ये सब ये मौजूद है। लेकिन बीमार पड़ने के बाद में मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई, कान का सुनाई कम पड़ गया, तो बदलाव तो आ गया ना यहाँ पर, है ना? तो बीमार होने के पहले बीमार जो नहीं बदला वह उसके अंदर में शक्ति था, जो बदल गया उसके अंदर में शक्ति नहीं था, वह समर्पित हो गया। यह जो है सिचुएशंस आपको समझने का कोशिश करना होगा। नेक्स्ट आता है कॉमन एंड अनकॉमन, है ना? हमें कॉमन और अनकॉमन को समझना पड़ेगा। हर एक जनरल और पर्टिकुलर, चाहे वह जनरल हो पर्टिकुलर हो, उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हुआ करते हैं, यानी कि वह रहता ही है ना? कॉमन रहता है। और कुछ होता है पर्टिकुलर, बहुत विशेष होता, अनकॉमन होता है, जो कि विशेष परिस्थिति होता है। और रोगी को देखने के लिए सिम्टम्स हम लोग कहते हैं वही होता है जो अनकॉमन होता है, उस परिस्थिति से विपरीत हो, है ना? उस परिस्थिति से विपरीत हो उसको हम लोग अनकॉमन सिम्टम्स कहते हैं। जो परिस्थिति के अनुकूल हो तो उसको हम लोग कॉमन सिम्टम्स कहते हैं। डायरिया होगा तो क्या होगा? लैट्रिन ज्यादा होगा, 5 लैट्रिन हो या 10 लैट्रिन हो, क्या फर्क पड़ता है? डायरिया है ना, तो कॉमन सिम्टम्स हुआ।
लेकिन डायरिया हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है, लैट्रिन होने के समय में कुछ विचित्रता क्या हो रही है, इससे क्या कष्ट हो रहा है। मैं तो रोगी कहा कि डायरिया है, ठीक है, पैखाना हो रहा है, मैं समझ गया, ये कॉमन बात है। डायरिया होगा तो कॉमन होगा ही, कॉन्स्टिपेशन होगा तो लैट्रिन नहीं होगा आपको। लेकिन लैट्रिन नहीं हो रहा तो कब होता है लैट्रिन? तो 3 दिन 4 दिन पर लैट्रिन होता है। रिमेन्स टू लॉन्ग विदाउट एनी अर्जिंग, रूब्रिक्स है, बहुत दिन तक रहता है लेकिन बिना मैंने लैट्रिन को होने का महसूस किए हुए, तो ये थोड़ा सा अनकॉमन हो जाता है ना। लैट्रिन लगता है तो हमें दौड़ करके जाना पड़ता है, रश करना पड़ता है, ये अनकॉमन हो गया है ना। एहसास होता है, लगता है नहीं दौड़ेंगे तो कपड़े में हो जाएगा, ये अनकॉमन हो गया, ठीक है ना। तो अनकॉमन और कॉमन को डिस्टिंग्विश करने का भी हमारे दिमाग में बात को रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रेड ऑफ द सिम्टम्स। ग्रेड कहते हैं उसकी इंटेंसिटी। जब आप रिपोर्टरी में आइएगा तो सिम्टम्स के ग्रेड में बटे हुए होते हैं। आपको केंट रिपोर्टरी में 3 ग्रेड दिया हुआ है ना, बोल्ड ग्रेड, इटैलिक्स ग्रेड और रोमन ग्रेड। जब बोल्ड ग्रेड को लेकर के चलते हैं तो हम 3 मार्क्स देते हैं, इटैलिक्स को 2 मार्क देते हैं और रोमन को 1 मार्क देते हैं। ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का महत्व क्या होता है कि रोगी किस पर क्या महत्व देता है, कितना कंफर्म सिम्टम्स है, कितना सही है। तो कंफर्मेशन, रोगी के अंदर में वो लक्षण का कंफर्मेशन कितना आप दावे के साथ कह सकते हैं, कितना रोगी दावे के साथ कह सकता है यह कष्ट मेरा कंफर्म सिम्टम्स है। और कंफर्म सिम्टम्स बहुत पर आप टिक सकते हो, आधार बना सकते हो। अनकंफर्म सिम्टम्स पर तो आधार नहीं बना सकते हो। रोगी एक बात को कई एक बार दोहराता है, यानी कि उसके प्रति उसका कॉन्फर्मेशन है। रोगी को पूछने पर याद आता है, उसका कन्फर्मेशन नहीं है, सोचता है होगा नहीं होगा। रोगी सोचने लगता है जवाब देते समय में, क्या बताऊं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब जो पूछ रहे हैं उसका मेरा जवाब क्या होगा, तो यहाँ भी कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमको इंटेंसिटी जानना पड़ेगा, लक्षण का इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद में हम दवा का इंटेंसिटी के विषय में जो कहा गया है वह इस इंटेंसिटी से अलग है। वह है कितने लोगों में उसकी लोकप्रियता के संबंध में है। ग्रेडिंग 3 जो है, यानी कि बोल्ड लेटर है, उसकी लोकप्रियता लोगों ने कंफर्म माना कि क्लिनिकली ये कंफर्म सिम्टम्स है, प्रूविंग में ये कंफर्म सिम्टम्स है, उसको बोल्ड लेटर में कहा। और इटैलिक्स में कहा कि थोड़ा बहुत इसमें डाउट्स है, थोड़ा बहुत। और रोमन में कहा कि यदा कदा देखा गया है ना। तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए दवा का कॉन्फिडेंस, लेकिन सिम्टम्स के लिए भी आपको ग्रेडिंग करनी पड़ती है, किस इंटेंसिटी में वह सिम्टम्स है। क्योंकि इंटेंसिटी के हिसाब से, उस तीव्रता के हिसाब से रोगी के महत्व को आप बैठाएंगे, यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय हो जाएगा। उसके बाद में एक और भी आता है पिक्यूलियर कॉम्बिनेशंस, जिसको कि कॉन्कॉमिटेंट भी कहते हैं, है ना। अल्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स और प्रेजेंट्स में ये कॉन्कॉमिटेंट भी बड़ा विचित्र अवस्था है। बहुत समय में तो ये समझ में नहीं आता है कि क्यों है ना। हमारे दिमाग में आता नहीं है कि ये क्यों ऐसा यहाँ पर है। तो दिमाग लगाने पर जब ऐसा अवस्था आपको आ जाए, ये लक्षण क्यों है यहाँ पर, लेकिन है तो नकार तो नहीं रहे हैं ना, है तो, अगर है क्यों है, अगर सवाल आता है तो उसके अनकॉमन प्रेजेंटेशंस है, एसोसिएटेड है और एकम्पनिंग के रूप में आ रहा है। यह कॉन्कॉमिटेंट अवस्था का भी बहुत सारे रोगों में आया करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत समय में आपको मिल जाएगा और हमेशा मिल जाएगा, शायद हमेशा तो नहीं मिलता है। मैं भी देखा हूँ प्रैक्टिस अपने क्लिनिकल में कि हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन बहुत समय में मिलता भी है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है तो हमें उसको नज़र तो रखनी पड़ेगी और उसे क्लियरली नोट करना पड़ेगा। मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन मिल गया तो उसे हमें नोट करनी है, हमें उसके व्यवस्थित करनी है और उसके विषय में सोचना है। और जब रहेगा तभी तो आप सोच पाइएगा ना। तो सोचने की बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आप ले रहे हो लक्षण, वह सोचने के लिए ले रहे हो, एनालिसिस करने के लिए ले रहे हो, या केस टेकिंग करने के पश्चात आप सिम्टम्स का एनालिसिस करोगे, है ना।
सिम्टम्स को आप उस पर अनुमान लगाओगे और उसका हिसाब से आप टोटलिटी बनाओगे और उसके हिसाब से आपको दवा मिलेगी। वो सीधी सी बात है। तो हमें सोचने का वाला लक्षण चाहिए, हमें सोचने के लिए, जो हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर दे, वैसे लक्षण हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हुआ करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ कंडीशंस। कौन सा परिस्थिति में कौन सा उसका जीवन कैसा था और है। जीवन में काफी स्ट्रगल ही करके आया है और स्ट्रगल करने के बाद में आज उसको चैन मिला है, स्थायी हो गया। लड़ते झगड़ते, पढ़ाई में मेहनत करते, पैसे की कमी, सारे चीज परिस्थिति के बाद में आज उसको नौकरी मिल गया तो पैसे आने लगे, जीवन में स्थिरता आ गई। और स्थिरता आई और उसके साथ में यह बीमारी भी आ गया साथ में। तो हुआ ये क्या हुआ, उसका लाइफ कंडीशन, जो प्रेजेंट लाइफ कंडीशन जो पैथोलॉजी के रूप में आया, उस समय में यह बीमारी जो है सो उतने लाइफ कंडीशंस के कारण आया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जब अपने गांव पर था तो वहां पर बीमार रहा करता था, या गांव पर था तो वहां पर बड़ा स्वस्थ रहता था। जब वहां गांव छोड़ करके अपने शहर में चला आया तो उसके कंडीशंस में सुधार हो गया या उसका कंडीशंस बदल गया। तो ये लाइफ कंडीशन जो है सो इम्पोर्टेंट है। उसके जीवन में पैसे की कमी थी, पैसे आ गया, पैसा खो गया, चोरी हो गया, है ना। तो ये लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स, लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स, किस लाइफ में कौन सा चीज है। अगर आपके पास में बहुत धन है तो आपको संतोष थोड़ा बहुत तो होगा ही। आप कहेंगे कि बड़ा संतोषी आदमी है तो कहेंगे इसके पास धन है तो संतोषी है। अगर संतोष नहीं है तब कहेंगे कि हाँ ये बड़ा लालची आदमी है ना। तो ऐसा हम लोगों को लाइफ कंडीशंस को देखना पड़ेगा। हर एक रोगी में अलग अलग लाइफ कंडीशंस आता है। लड़के शादी करते हैं, जब लड़के शादी करके आते हैं, शादी में समझौता हुआ नहीं हुआ, है ना, उसके बाद में पूरी जिंदगी तबाह होने लगती है। प्यार करके शादी करके आए, भाग करके शादी किए, उसके बाद में उनको जिंदगी भर अच्छा कटने लगा। तो एक जो है जो कि लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स, इसको लाइफ कंडीशंस, लाइफ स्टाइल भी हम लोग कहते हैं। ये लाइफ स्टाइल का भी हमें हमारा एट्रीब्यूट्स है पहचानना हमारा। मैं आज उन बातों की ओर आपको दिमाग में ले जा रहा हूँ जहाँ की आपको दिमाग में रखोगे तो केस टेकिंग के समय, क्योंकि उसमें में आप जब केस टेकिंग करते रहेंगे ना तो उसमें आप फॉर्मेट में हो जाओगे, फॉर्मेट में होगे। लेकिन ये सब बातें याद रहेंगी तो आपको उस समय में ऑब्जर्व करने में, देखने में, सुनने में आपको सहायक होगा, याद रहेगा आपको उस समय। नेक्स्ट होता है फैमिली एंड पास्ट हिस्ट्री, है ना। हम लोग इस पर तो अभी डिटेल्स जब प्रैक्टिकल भाग में आते हैं तो और पढ़ेंगे। लेकिन फैमिली का बैकग्राउंड, जैसे पास्ट का बैकग्राउंड है, लाइफ स्टाइल का बैकग्राउंड है, उसी तरह से फैमिली हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लाइफ फैमिली में कौन सा रोग जो है सो प्रचलित रोग है ना, कौन सा म्यूटेटेड रोग है, किसके कारण अचानक वो नहीं था किसी को, इसको हो गया। ये कंडीशंस है, ये भी एक अटेंशन देता है और इसके लिए भी आपको रिपोर्टरी में बहुत अच्छा रूब्रिक्स होगा और इससे आप मैथमेटिक एनालिसिस करने में भी आपको मदद मिलेगा, है ना। इसको मैथमेटिक एनालिसिस करने में भी मदद मिलेगा। तो हमने पास्ट और फैमिली हिस्ट्री का भी एट्रीब्यूट्स को देखना है। और मैंने आपको जो बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका रिकॉर्ड बहुत नीट होना चाहिए, कम ऑर्डरली होना चाहिए और समझने लायक होना चाहिए, हिचपिच नहीं होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग, मैंने पूरा एक लेक्चर इसमें डिवोट किया हूँ आपको। रिकॉर्ड कीपिंग ये एक आज दिमाग में रखना है। रिकॉर्ड कीपिंग भी हमारा एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स है हमारे केस टेकिंग का, वह भाग है, एसेंशियल पार्ट है। इसको हमें रखेंगे तो हम लोग जीवन में हमारा केस टेकिंग जो है सो काफ़ी अच्छा होगा। और सबसे अंतिम बात होता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, क्योंकि पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हम लोग कभी कभी कहते हैं कि होम्योपैथी में पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस का जरूरत नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पैथोलॉजी आपको वास्तविकता से नजदीक रखता है, गंभीरता से नजदीक रखता है, प्रोग्नोसिस के पास में रखता है। डिजीज को भयावह स्थिति या उसके सेफ अवस्था है
उसके पास में रखता है। तो ये जानकारी हमको एज ए चिकित्सक होना चाहिए। रोगी आया, कहा कि डॉक्टर साहब आपने तो ध्यान ही नहीं दिया था और इसके कारण आपको ब्लेम करने लगेगा कि ये रोगी जो है आपके इलाज में मेरे को नुकसान हो गया। अरे लेकिन अगर आपको पैथोलॉजिकल कंडीशंस पहले मालूम होगा तो वह इनक्योरेबल स्टेज में था और इनक्योरेबल स्टेज में का वह इरिवर्सेबल स्टेज में था, तो आप अपने आप को तो दोषी नहीं मानोगे ना, अपने आप को दोषी नहीं मानोगे। तो यह एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। एक बात ये होता है, कभी कभी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी आपको रूब्रिक्स बनाने में काम आता है, क्या कि आपके रिपोर्टरी में और बोगर बॉन इक्वेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू में आप आइएगा तो आपको पैथोलॉजिकल जनरल का इम्पोर्टेंस उन्होंने कहा है। और पैथोलॉजी को हम लोग अपने जिंदगी से और रोगी के जिंदगी से निकाल नहीं सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज को आप अगर नजरअंदाज करके टोटलिटी बनाइएगा तो वह इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि अब डायबिटिक एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, हाइपरटेंशन उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पैथोलॉजी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्वायरमेंट हो गया है ना। थायराइड जिंदगी का पार्ट बन गया है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जिंदगी का पार्ट हो गया। ये पार्ट जो बन गया इसको हम लोग कैसे नकारते हैं? यह कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही ना बन गया, ये आपका बदलाव ही आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदले हुए कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आप इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सही पोर्ट्रेट के पास में पहुंच पाइएगा। तो छात्रों, आज हम लोगों ने केस टेकिंग के इतने सारे एट्रीब्यूट्स को जानने का कोशिश किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको केस टेकिंग में कुछ कॉन्फिडेंस जरूर पैदा होगा और हुआ है और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अगर इंटरेस्ट आ जाए तो मेरा यह पढ़ाना सफल होगा। आप केस टेकिंग करने लगे तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी और आप इसके माध्यम से होम्योपैथी को समझ पाइए तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। होम्योपैथी को अगर समझ गए तो यह आपकी उपलब्धि है और आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होइएगा। कोई भी व्यक्ति में रोगी ठीक होना ना हो, ठीक होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अपने किए हुए काम के प्रति उसकी संतुष्टि होना सबसे बड़ी बात होती है। अगर वह संतुष्ट है कि मैंने जो किया, तो डॉक्टर हैनीमैन ने भी लास्ट समय में कहा था, माई लाइफ वॉज नॉट लिव्ड इन वेन, व्यर्थ मेरा जीवन नहीं गया, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना कष्ट सहा, लेकिन जीवन कष्ट सहने से मुझे फल मिला, मुझे संतुष्टि मिली कि मैंने दुनिया को कुछ दे करके जा रहा हूँ, दुनिया को एक नया बात दे के जा रहा हूँ। तो उसी तरह से जब आप केस टेकिंग करेंगे, होम्योपैथी को प्रैक्टिस करेंगे और शुद्ध रूप से करेंगे, तो आपको यह संतुष्टि होगी कि आप जो है सो जीवन व्यर्थ नहीं गया। आपका जो उस रोगी के लिए मेहनत किए वह व्यर्थ नहीं हुआ। यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन जब हारता है तो रोता नहीं है और जीतता है तो हंसता नहीं है, क्योंकि हार और जीत जो है सो जिंदगी का भाग है। हार और जीत अलग चीज नहीं है, हार जीत जिंदगी का भाग है। आप हारोगे तो जीतोगे, जीतोगे तो हारोगे, दोनों बात होगा। तो ये एक दूसरे से पर्यायवाची है हार और जीत। तो केस टेकिंग आपके लिए एक चैलेंज है, केस टेकिंग आपके लिए एक रास्ता है, केस टेकिंग आपके जीवन का प्रोफेशन है और आपका उद्देश्य है। मैं इन शब्दों के साथ आज का इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद। और मैं इसके साथ ही हम लोग चूँकि अब अगले सप्ताह में मिलेंगे, मैं आप सबों को ईद के लिए मुबारकबाद देता हूं एडवांस में। ईद सोमवार को है या मंगलवार को, जब भी हो, लेकिन मैं आप सबों को ईद के लिए मुबारकबाद देता हूं। आप सबों का ईद बहुत अच्छा हो, अल्लाह आपके जीवन में खुशियां भर करके लाए। आप होम्योपैथी के एक सजग प्रहरी बन करके और होम्योपैथी के विकास में आपका जीवन समर्पित हो जाए। इन सभी भावनाओं के साथ मैं आपको ईद के लिए हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार। सर, यस सर।